हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं पास्कल्स लॉ की। जैसा कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट किया। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्कल लॉ की और हम देखेंगे कि प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पास्कल लॉ। तो व्हाट इज पास्कल लॉ? आपके पास सामने आपको लॉ दिख रहा है। क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, pressure at a point in a static fluid is equal in all directions. स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शंस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सिंस प्रेशर एट अ पॉइंट इन सेम इन ऑल डायरेक्शन इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, हेंस प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी से ये चीज भी पता चल गई हम लोगों को कि हमारी जो प्रेशर है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है बट कोई भी डायरेक्शन उसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शंस नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि प्रेशर हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी लॉ को मैं एक दूसरे फॉर्म में भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ कि इफ द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में अगर मैं किसी भी जगह पर कोई भी प्रेशर चेंज करता हूँ, देन दैट चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द इंटायर लिक्विड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन द मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो प्रेशर का चेंज, अगर मैं यहाँ पे हल्का सा प्रेशर का चेंज लाऊंगा तो वो प्रेशर का चेंज आपको क्या करेगा, पूरे के पूरे फ्लूइड में मिलेगा। ठीक है, विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन द मैग्नीट्यूड, किसी भी तरह का कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। करेक्ट, तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे कुछ एक प्रेशर चेंज करता हूँ तो वो हो जाएगा F2 अपॉन A2। तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा और आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं क्या लिख पाऊंगा कि F1 अपॉन A1, ये क्या लिखा है, ये लिखा है प्रेशर एट हेयर, फिर F2 अपॉन A2 प्रेशर एट हेयर, F3 अपॉन A3 एंड F4 अपॉन F4। तो इस तरह से पास्कल ने हमको बस एक बेसिक सा लॉ दिया। आगे हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है भाई? अब हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर कहीं पर भी प्रेशर चेंज होगा, ठीक है, इंटायर लिक्विड में, तो वो क्या होता है, क्या होता है, इधर लिखा है ना कि दैट चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द इंटायर लिक्विड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड। तो सेम चीज के कॉन्सेप्ट को ला करके हाइड्रोलिक लिफ्ट को बनाया गया। उसमें क्या किया, एक साइड हम लोगों ने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया और वहां पे सिलेंडर का डायमीटर या एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, बट A1 इज लेसर देन A2। अब अगर मैं कोई प्रेशर चेंज किया, सपोज मैंने यहाँ पे प्रेशर चेंज किया कुछ डेल्टा P, तो दैट प्रेशर चेंज इज F1 अपॉन A1 और सेम प्रेशर चेंज मुझे यहाँ मिलेगा, तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, F2 अपॉन A2। सो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1। बट अब मैं यहाँ से एक चीज और भी समझ पा रहा हूँ। क्या समझ पा रहा हूँ? ये समझ पा रहा हूँ कि A2 इज ग्रेटर देन A1। अगर A2 इज ग्रेटर देन A1 है तो मुझे ये समझ में आ गया कि F2 इज ग्रेटर देन F1। अब F2 इज ग्रेटर देन F1, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं F1 का कम वैल्यू यानी F1 छोटा भी अप्लाई करूंगा तो F2 मुझे ज्यादा मिलेगा। तो इसका यूज कर लिया लोगों ने। क्या कर लिया, लोगों ने बोला देखो मैं कम फोर्स अप्लाई करके आउटपुट जो है ज्यादा गेन कर सकता हूं। तो जो यहाँ पर हमारा फोर्स है F1, यानी ये अगर फोर्स मैं कम भी अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो हमें गेन मिलेगा, या जो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो लोड हम यहाँ पे उठा सकते हैं वो F1 से ज्यादा उठा सकते हैं। कितना ज्यादा उठा सकते हैं ये डिपेंड करेगा ये एरिया के रेशियोज पर। ठीक है, तो ये कि छोटा सा एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि पास्कल, जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स रहती हैं, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, पास्कल लॉ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे अब हम कुछ प्रेशर वेरिएशंस देख लेते हैं। जैसे पहला हमने प्रेशर वेरिएशन लिखा है यहाँ पे कि भाई प्रेशर वेरी तो हो रहा है बट किसके रिस्पेक्ट में, डेप्थ या हाइट, यानी नीचे आऊंगा तब क्या होगा और ऊपर जाऊंगा तब क्या होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में हमने फ्लूइड भरा। अब हमको यहाँ प्रेशर, सपोज द हाइट ऑफ द फ्लूइड इज h, तो द हाइट ऑफ द फ्लूइड इज h, यहाँ पे हमने h हाइट ले ली।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमने यहाँ पर एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया। सपोज दिस इज द एलिमेंट and the thickness of the element is dh. The thickness of the element is dh. ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि अब सपोज ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे प्रेशर P है और यहाँ पर प्रेशर P प्लस डी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने बोला यहाँ पे प्रेशर हमारा P प्लस डी है और यहाँ पे अगर प्रेशर P है तो अगर मुझे फोर्स लिखना है तो मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये वाला प्रेशर फोर्स इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स, तो इधर ये फोर्स हो जाएगा और इधर हमारा ये फोर्स हो जाएगा। और साथ ही साथ में इसके पास क्या रहेगा, इसके पास एक रहने वाला है वेट, जिसको आप लिख सकते हो dmg। ठीक है। अब अगर मैं उस एलिमेंट पर फोर्स बैलेंस करूं तो मैं लिखूंगा फोर्स बैलेंस ऑन एलिमेंट। तो फोर्स बैलेंस ऑन एलिमेंट, तो हम लोग देखें फोर्स को क्या क्या बैलेंस कर सकते हैं, P प्लस डी पी इंटू एरिया माइनस P इंटू ए इज इक्वल टू डी एम इंटू जी। हाँ, तो यहां से मैं लिख पाऊंगा डी पी ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डीएम, जो डीएम है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, तो डी एच इंटू जी। तो एरिया एरिया यहाँ से कैंसिल होगा, तो मुझे यहाँ से मिलेगा डी पी इज इक्वल टू रो जी डी एच। तो यहाँ से मैं समझ पा रहा हूँ कि डी पी बाई डी एच इज इक्वल टू रो जी, इज इक्वल टू रो जी। हाँ, अगर आप इसी को इंटीग्रेट कर लेते तो आप बोलते सर अगर मुझे चेंज इन प्रेशर चाहिए कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, मैंने बोला तो आप बोले सर अगर मैंने बोला ए और बी पॉइंट का सर हमको प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है आप ए टू बी इसको इंटीग्रेट कर लो, बट ए पर जो हाइट है वो h है और बी पे हाइट 0 है, तो रो जी डी एच। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते थे कि प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर है हमारा वो हाइट के साथ चेंज हो रहा है। हाँ, अगर डाउनवर्ड आ रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अपवर्ड जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो आप इसको लिए एक सिंपल सा टर्म ऐसे समझ सकते हो, सपोज हेयर इज ए और यहाँ पे अगर आपके पास बी है तो ऊपर अगर जाएंगे तो माइनस रो जी एच और अगर नीचे आ रहे हैं तो प्लस रो जी एच। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो प्रेशर होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है, यानी डेप्थ पे डिपेंड करता है। जितना आप डेप्थ में जाएंगे फ्लूइड की उतना फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और जितना आप फ्लूइड से ऊपर आएंगे उतना फ्लूइड प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा दूसरा बोल रहा है कि ड्यू टू एक्सीलरेशन। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक हमने कंटेनर लिया है जो फुली फिल्ड है, पूरी तरह से इसमें वाटर भरा हुआ है, और मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी के लिए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात की, अब इसका कैसे निकालें, तो फिर से भाई हमने बोला कि ऐसा करते हैं, इस लिक्विड में हम एक फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लूइड एलिमेंट लिया, और अगेन जो पिछले केस में किया तो वही यहाँ पे कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे जो प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स है P इंटू ए है, और इस साइड जो प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स है, let here pressure is P plus dP and area is A, correct, and the thickness of element is dx। तो यहाँ पर अभी एक्सेलरेटेड है तो फिर से मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज F इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन नेट फोर्स ऑन द एलिमेंट इज P plus dP into area minus P into A is equal to dm into A is equal to dm into A। फिर से पी ए कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट डी पी ए एरिया अगेन रो ए डी एक्स इंटू एक्सेलरेशन। अभी फिर से इसको अगर ए टू बी मुझे लाना है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ए बी
इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 0 to L, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ हमारा जो है वो लेंथ L है, तो इधर हो जाएगा हमारा रो एरिया dx। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फिर से प्रेशर एट B माइनस प्रेशर एट A विल बी इज इक्वल टू रो ए एल, रो ए एल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं हम लोग, ड्यू टू एक्सीलरेशन। अभी एक्सीलरेशन वाला क्या है कि भाई हमारे पास कोई कंटेनर है और वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फिर से फ्लूइड एलिमेंट लिया। सपोज दिस एलिमेंट इज हैविंग थिकनेस dx और ये x डिस्टेंस पर है b से। ठीक है, अच्छा इस पे भी फोर्सेस लिखते हैं। तो मान लो यहाँ पे प्रेशर P था, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, और यहाँ पर अगर प्रेशर हमारा लेट सपोज P प्लस डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस डी पी इंटू एरिया। करेक्ट। अब चूंकि ये हमारा जो फ्लूइड है एलिमेंट वो एक्सेलरेटेड उसमें बैठा है, तो आप एक सूडो फोर्स दे सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे m इज इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सूडो फोर्स हो जाएगा dm इंटू एरिया। ठीक है, तो सारे फोर्सेस अगर मैं इस एलिमेंट पे लिखता हूँ तो क्या क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे P प्लस डी पी ए माइनस पी ए इज इक्वल टू डी एम इंटू ए। ठीक है, फिर से पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा डी पी इंटू ए। डी एम को आप क्या लिख सकते हो, डी एम को लिख सकते हो रो इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू एक्सेलरेशन। एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो डी पी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास रो ए dx। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो आप बोले सर मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने कहा ठीक है आप इसको इंटीग्रेट कर लो। तो आप बोल रहे कि सर मैं इसको a टू b इंटीग्रेट कर लेता हूँ, और अगर ठीक है, तो a पे हमारा लिमिट कितना है l, b पे कितना है 0, तो इंटीग्रेट कर दो। तो आप बोलोगे सर दिस इज पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू दिस इज माइनस रो ए एल। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए माइनस पी वी इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एल। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेरिएशन ड्यू टू एक्सेलरेशन। इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि प्रेशर इंक्रीजेस इन opposite direction of acceleration। प्रेशर इंक्रीजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एरिया ए जो यहाँ पे हमारा ये वाला है ए पॉइंट, यहाँ पर हमारा प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू बी पॉइंट। नेक्स्ट एक इसके बाद हम एक केस और भी कर लेते हैं, वो रहता है रोटेशन का। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपके पास एलिमेंट यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, तो एलिमेंट हमने क्या किया, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। और एलिमेंट को यहाँ पे लगा लिया। अब बस यहाँ पे केस हमने जो डिफरेंट ये कर दिया कि इस बार जो आपका ये एलिमेंट है किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। यहाँ पर भी सेम केस क्या करने वाले हैं हम लोग, फिर से एक एलिमेंट लिया, सपोज x से x डिस्टेंस पर है एंड दिस इज dx। ठीक है, फिर से यहाँ पर भी वही सारी चीजें करेंगे। तो मैंने कहा सपोज यहाँ पर प्रेशर हमारा क्या है P, एरिया है A, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो है हमारा P प्लस डी पी, एरिया है A। ठीक है, यहाँ पर भी अब
क्योंकि ये फ्लूइड एलिमेंट है, आपका ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिलेगा, जो भी ये नेट फोर्स होगा वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो P प्लस डी पी ए माइनस पी ए इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये इक्वेशन बनेगा, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा डी पी इंटू ए एंड दिस इज डी एम। तो डी एम को क्या लिख सकते हो, रो ए डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो यहाँ से आपका जाएगा डी पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप जस्ट इंटीग्रेट कर दो, अगर आपको प्रेशर चाहिए ए टू बी तो आप 0 टू एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यू विल गेट पी बी, you will get PB minus PA will be is equal to रो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट हम लोगों को 0 टू L करना है, तो रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन B एंड A, ठीक है। ये हमारा वेरिएशन रहेगा कब, जब हमारा ड्यू टू रोटेशन, एक्चुअली आप यहाँ पे लिख सकते हो थर्ड पॉइंट करके, दिस इज ड्यू टू रोटेशन, ठीक। अभी अगर मैं बात करूंगा कि भाई वेरियस केसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। जैसे इसमें केस वन है आपका, तो केस वन था हमारा, उसमें क्या है भाई, हमारा एक स्टैटिक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था। तो अगर उसमें मैं उसके डेप्थ में जाता हूं, जैसे मैं पॉइंट वन से पॉइंट हाइट टू पे आया, तो यहाँ का जो भी प्रेशर डिफरेंस होता है वो आपको पता है कि P2 माइनस P1 अगर आप लिखोगे तो वो रो GH हो जाएगा। केस टू में गए, मान लो हमारे पास एक माउंटेन है और फिर इसके अराउंड एक हमारा क्या है, स्टैटिक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिसका रो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आपको P1 से P2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, रो GH हो जाएगा। लेकिन ये सारे केसेस कब लगेंगे, जब हमारा फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी उसका रो कैसा नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, रो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एक और केस है, जैसे केस 3 है तुम्हारे पास, तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब था, मैंने उसमें क्या कर दिया, फ्लूइड भर दिया, ठीक है। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का अगर आप प्रेशर डिफरेंस देखोगे तो फिर से भाई P2 माइनस P1 इंटू रो GH हो जाएगा। इस बार हमने टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया, थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, तो इस बार आप ये नहीं लिखोगे कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो GL, ना, ये गलत है। आपको हमेशा इसमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्टिकल डेप्थ लिखनी पड़ेगी। तो इस केस में हो जाएगा तुम्हारा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो GX। अब आप बोलोगे सर इंक्लाइन, अभी हम बाद में कुछ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंक्लाइन मैनोमीटर, ठीक है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर में इंक्लाइंड मैनोमीटर हो गया, डिफरेंशियल में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें। अब इंक्लाइन का यूज क्यों करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको इसमें समझ में आनी चाहिए कि बोला है फॉर कैलकुलेटिंग फ्लूइड प्रेशर ओनली वर्टिकल डिस्टेंसेस मस्ट बी टेकन। हमेशा वर्टिकल डिस्टेंसेस को ही हम कंसीडर करेंगे जब हमको फ्लूइड प्रेशर निकालना होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, फॉर द सेम फ्लूइड प्रेशर इंक्लाइन ट्यूब कंटेन्स मोर लेंथ ऑफ द लिक्विड एज कंपेयर टू वर्टिकल ट्यूब। सिंपल सा चीज है, अगर आप इसको इंक्लाइन कर दोगे, अगर सेम फ्लूइड प्रेशर चाहिए तो जितना फ्लूइड का लेंथ इसमें है उससे ये वाला लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों, अब इसका फायदा क्या होगा, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर जैसे केस 4 आया, केस 4 क्या था, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें 3 डेंसिटीज के फ्लूइड भरे हैं, रो 1 रो 2 रो 3। ये चीज आप बता सकते हो और ये चीज आपको पता भी होगी कि रो 1 इज लेसर देन रो 2 इज लेसर देन रो 3, यानी रो 3 सबसे ज्यादा हैवी होगा, इसीलिए वो ऑब्वियस सी बात है बॉटम पे है, ठीक है। अभी आपको यहाँ अगर प्रेशर लिखना है तो मुझे लग रहा है आप आसानी से लिख पाओगे, हम लिख भी दे रहे हैं। वैसे आप ये चीज आपको बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं कि डेंसिटी में क्या वेरिएशन है, ठीक है। P1 अगर मैं लिखूं तो आप बोलोगे सर P1 पे तो हमारा P एटमॉस्फेरिक लोकल प्रेशर होगा। अच्छा, अगर मुझे P2 माइनस P1 लिखना हो, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस, तो बेटा देखो कैसे लिखोगे। आप बोलोगे देखो सर
ये जो डिफरेंस चाहिए मुझे यहाँ से आऊंगा तो मैं बोलूंगा P1 से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ उसको, क्या, ρ1gh1 प्लस ρ2gh2 प्लस ρ3gh3। ये सिंपल सा चीज है, ये प्रेशर आप आराम से डेप्थ के साथ साथ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ से चले, आप बोले सर P1 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और वहां से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस 5 ले लिया। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक रिवर था और उस पे हम लोगों ने गेट लगा दिया एक छोटा सा। अब इस गेट पे प्रेशर का वेरिएशन अगर आपको लिखना है किसी जगह, आप इजीली लिख सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बना है, कुछ नहीं, इस गेट पे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। जैसे ये Z1 है तो यहाँ पे तो देखो P एटमॉस्फेरिक लोकल होगा, इस पूरे सरफेस के ऊपर हर जगह P एटमॉस्फेरिक लोकल होगा। तो 1 पॉइंट का अगर आप प्रेशर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोल दोगे सर देखो 1 पॉइंट का प्रेशर तो मैं लिख सकता हूँ, तो P1 तो हमारा सर हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक लोकल। अभी अगर मुझे 1 और 2 का डिफरेंस लिखना है तो आप बोलोगे सर 2 माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू ρgz1। ठीक, 1 पे P ATM, तो यहाँ से आप सीधे 2 का लिख सकते हो। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक लोकल प्लस ρgz1। ठीक है, P एटमॉस्फेरिक लोकल प्लस ρgz1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा P2 में। ठीक है, अगर मुझे लिखना हो किसका, P3 पे लिखना है सपोज, तो आप बोले सर P3 पे लिखेंगे तो P1 पे है हमारा सर P ATM, बढ़िया, और P3 तक आए तो कितना हाइट चल के आए हैं वो सर, आए हैं हम ρgz3 या Z2, सॉरी Z2। ठीक है, तो अब आप बोले कि सर ये आपने क्या बताया, ये हमने एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है कि देखो गेट पे यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा P ATM प्लस ρgz1, और यहाँ पे जो रहेगा वो कितना रहेगा P। अब कुछ बच्चे बोल लेंगे सर ये लीनियर कैसे हो गया, अरे भाई प्रेशर इज इक्वल टू ρgh था, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है, तो ये लीनियर ग्राफ ही तो बनेगा। तो ये हम लोगों ने क्या दिखाया है, इसका प्रेशर डायग्राम। हाँ, प्रेशर डायग्राम का क्या यूज होता है, प्रेशर डायग्राम की हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के कैलकुलेशन में कि भाई प्रेशर डायग्राम का यूज हम क्या करेंगे। नेक्स्ट है केस 6। केस 6 में फिर से इस बार आपने क्या किया, इसको इंक्लाइन कर दिया गेट को, तो फिर से देखो ये प्रेशर डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पे दिखाया है, बट 2 पे प्रेशर होगा कितना तो हम यहाँ लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर हाइट कितना है 2 पे, तो हाइट हमारा है वही कितना P ATM लोकल तो रहेगा ही प्लस ρgz1, ये प्रेशर रहेगा। और 3 पॉइंट पे जो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, तो वो सर हो जाएगा हमारा P ATM प्लस ρgz2। ठीक है, हाँ, प्रेशर ऑलवेज कैसा रहेगा, सरफेस का नॉर्मल रहेगा, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है वो सरफेस का नॉर्मल दिखाया है, तो ऐसे आप दिखा सकते हो। फिर आपको अगला केस 7, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुछ ऐसा ले लिया, मैंने बोला कि एक साइड का आपका डाया कम है, एक साइड का डाया ज्यादा है, और सेम फ्लूइड अगर फैला है। ठीक, तो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल जो अगर मैं कहीं पर भी कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर करूंगा तो दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, होगा भी। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलता है, और लॉ भी नहीं बोलता है, हम तो ये देख पा रहे हैं ना निकाल के कि अगर भाई सर यहाँ पे P ATM होगा, अगर ये हाइट हमारी h है तो यहाँ पे मैं प्रेशर P1 लिख दिया, अगर ये हाइट फिर से हमारी h है, फिर से यहाँ P ATM तो P2 लिख दिया, तो मुझे दिख रहा है ना कि P1 इज इक्वल टू P2। तो आगे वही इसमें लिखा भी है, पढ़ लो उसको, क्या लिखा है कि फॉर अ स्टैटिक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड pressure is same for all points on a horizontal plane in a given fluid irrespective of shape। ये चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो कि irrespective of shape, ठीक है, that all the points are connected by the same fluids। शेप कैसा भी हो, अगर सेम फ्लूइड से सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा। एक और तरीके से समझते हैं, केस 8, यहाँ पे मैंने आपको कुछ कंटेनर्स दिखाए, सबके शेप्स अलग अलग हैं, बट हाँ मैंने ये बोल दिया कि सबका जो बॉटम एरिया है वो क्या है, सेम है। अच्छा, सबकी हाइट सेम है और सबका बॉटम पे एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है।
तो बेटा प्रेशर तो P1 P2 P3 सबका रो GH हो जाएगा। तो बोल रहा है कि प्रेशर एट बॉटम सरफेस सेम हो जाएगा। अगर मैं बॉटम सरफेस पे फोर्स की बात करूंगा तो जो कि एरिया सेम है तो फोर्स भी सेम हो जाएगा। बट क्या उससे ये W1 W2 W3 यानी वेट ऑफ द लिक्विड सेम हो गया? नहीं, क्योंकि आप फोर्स जब लिखोगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो सरफेस पे फोर्स केवल उसका वर्टिकल कॉलम ही लगाएगा जो उस सरफेस के अबव होगा। तो इसीलिए W2 सबसे ज्यादा होगा, फिर W1 W3। तो वेट ऑफ द लिक्विड इक्वल नहीं होंगे, बट हाँ अगर बॉटम एरिया सेम है तो बॉटम पर फोर्स एंड बॉटम पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, आगे एक छोटा सा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का हमारा। क्या बोल रहा है कि फ्लूइड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, केवल और केवल डिपेंड करता है डेप्थ पे। ठीक है, बट किसके लिए? स्टैटिक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, उनको अच्छे से याद रखो। तो भाई बोल रहा है कि फ्लूइड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर and it depends only on the depth of the static incompressible fluid and this is known as hydrostatic paradox। तो अगर लिखने को आ जाए कि भाई व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, तो आप लिख सकते हो ये चीज। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज बैरोमीटर, व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैनोमीटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।